रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की थी। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किस चीज से था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट काइंड का एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ, क्या डिस्कवर होगा बताओ? फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड डिस्कवर किया। तो मुझे हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? वो रदरफोर्ड। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। वो जो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर न्यूट्रॉन, वो जो था प्रोटॉन जो था वो गोल्ड स्टिक में डिस्कवर किया था। वो डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। और फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने। किसने? चैडविक। तो इसमें एक्सपेरिमेंट को जब बहुत तेज स्पीड से डिस्कवर करते हैं तो उसने ये हम एटम को एज्यूम कर रहे हैं, ये एटम का बहुत बड़ी वो है, समझ में आया? फॉर्म है इसके चारों तरफ, इसके बीच में ये सेंटर न्यूक्लियस, ये एटम। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्या कर रहा था? ये बम्बार्डिंग क्या कर रहा था उसने? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से उसने बम्बार्ड की थी किसको? गोल्ड फॉइल को। गोल्ड फॉइल थी, यानी वर्क फॉइल से कहते हैं जो आप मिठाइयों में लगाते हैं, वर्क, मिठाई को वर्क बोलते हैं, फॉइल कहते हैं। तो गोल्ड इसलिए यूज करा था कि गोल्ड से ज्यादा पतली फाइल किसी और एलिमेंट की नहीं बन सकती थी। यानी गोल्ड की बहुत ही पतली फाइल, उसमें भी तकरीबन जो मोटाई थी उसकी, वो मोटाई 1200 एटम से मिलकर बनी थी। कोई दूसरा एलिमेंट होता तो मोटाई एटम बढ़ जाते और मोटाई भी बढ़ जाती। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। मोस्ट मेलिएबल इसलिए कहते हैं जितना हम उसको पतला कर सकते हैं वो ज्यादा मेलिएबल होता है। जिस मेटल को जितना पतला करें वो टूटे बिना वो पतला हो जाए, वो मेलिएबल कहलाता है। तो मोस्ट मेलिएबल कौन है? और मोस्ट मेलिएबल, मोस्ट डक्टाइल जो है वो भी गोल्ड है। कितना पतला तार बना सकते हैं? जितना पतला तार ज्यादा, जो जिसका पार तार जितना पतला होगा उतनी ज्यादा वो डक्टाइल कहलाएगा। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वो जो गोल्ड फॉइल था उसने अल्फा पार्टिकल से पास किया। अल्फा पार्टिकल कहां से निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल कहां से निकलते हैं? रेड न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कहां से निकलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ, न्यूक्लियस तो बाद में डिस्कवर हो रहा है, नाम पहले यूज कर रहे हैं, ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सेंटर में से क्या नाम है, कुछ रेडिएशन निकलती है। वो तीन तरह की रेडिएशन है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज जो रेडिएशन थी उनका वो कितना था? मास कितना था उनका? 4 यूनिट, 4A। एक एटम का, एक एटम मतलब जो हाइड्रोजन एटम को जो स्मॉलेस्ट मास, जो हाइड्रोजन एटम का मास मानते हैं वो 1U मानते हैं। क्या? जो कि एक प्रोटॉन के मास को हमने 1U वैल्यू दे रखी है। ओरिजिनल मास तो ग्राम किलोग्राम में होता है, लेकिन इतना कम है इसको नई वैल्यू देनी पड़ी, नया सिंबल बनाना पड़ा। तो एक प्रोटॉन के मास को 1U कहते हैं। पहले AU कहते थे, अब क्या बोलते हैं? U। और एक न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, उसको भी 1U बोलते हैं। तो जो गोल्ड फॉइल, जो अल्फा पार्टिकल है, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का पैकेट है, पैकेट की तरह है, जुड़े हुए आपस में, मिले हुए। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 0.4U। कितना मास हो जाएगा? और चार्ज कितना होगा? ये न्यूट्रल नहीं है, चार्ज कितना होगा? न्यूट्रॉन तो 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन के चार्ज को हम 1 यूनिट चार्ज मानते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव। एक्चुअल वैल्यू चार्ज का जो सिंबल है, यूनिट है, वो कूलम से, क्या? कूलम से। लेकिन यहाँ एक नई वैल्यू देनी पड़ी क्योंकि बहुत कम चार्ज है, उसको एक नई यूनिट बनाना पड़ा। जैसे हमारे लेंथ में यूनिट होते हैं मीटर, किलोमीटर, फिर उससे पहले यूज होते थे यार्ड्स, है ना, यार्ड और फीट वगैरह यूज होते थे। फिर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स को या स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को हम याद करते हैं लाइट ईयर्स। एक नया यूनिट की जरूरत पड़ती है, बहुत छोटा यूनिट चाहिए, बहुत ही छोटा। और जो हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है वो उसके मुकाबले बहुत बड़ा, तो कोई नई नाम देना पड़ेगा। तो एटम जो बहुत छोटा होता है
उसके मुकाबले जो 1 मिलीग्राम है वो उसके मुकाबले इतना बड़ा है जैसे चींटी के मुकाबले क्या नाम है हिमालय पहाड़, या चींटी के मुकाबले बहुत बड़ा पहाड़, यानी आप ये समझ लो एलिफेंट समझ लो, हिमालय पहाड़ ना लो, एलिफेंट ले लो। अब चींटी का मास नापने के लिए एलिफेंट को यूज करेंगे, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए एटम के मास को नापने के लिए नया यूनिट बनाना पड़ा। तो इसका मास कितना था, चार्ज इसका कितना था 2 यूनिट पॉजिटिव, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव, दोनों का चार्ज इक्वल है। अब कोई पूछे एटम न्यूट्रल क्यों है, एटम इज न्यूट्रल बिकॉज़ इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सॉरी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड ये चार्ज इज आल्सो इक्वल, इसलिए एटम क्या होता है न्यूट्रल। ये भी कहना जरूरी है, नंबर में भी इक्वल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी में इक्वल होते हैं, और चार्ज भी सेम होता है। तो अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 पॉजिटिव चार्ज होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 नेगेटिव होगा। जब उसको मिलाएंगे तो नेट चार्ज क्या होता है 0, नेट चार्ज होता है एटम मॉलिक्यूल इन सब का चार्ज 0 होता है, मॉलिक्यूल का भी चार्ज 0 होता है। अगर उसमें चार्ज होता तो उसे मॉलिक्यूल नहीं कहते, आयन बोलते हैं। क्या आयन, जैसे सल्फेट आयन, उसमें 2 चार्ज हम दिखाते हैं जब अकेला लिखते हैं, तो है इसका 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इससे हमने बम्बार्ड किया किसको, एटम को। तो 3 चीजें। अच्छा, बम्बार्ड करने के बाद इसका रिजल्ट आंखों से नजर नहीं आएगा, क्यों, ये जो प्रोटॉन है ना इससे कई लाख कई करोड़ गुना, ये जो अल्फा पार्टिकल इससे कई करोड़ गुना बड़ा पार्टिकल होगा, वो भी हमें आंखों से नजर नहीं आएगा, वो भी हमारे लिए इतना छोटा है कि हमें नजर नहीं आएगा। तो फिर कैसे पता चला, ये जब फोटोग्राफिक फिल्म से टकराते हैं तो उनका इंप्रेशन आ जाता है, उस इंप्रेशन को मैग्नीफाई करके देख लेते हैं। तो वो जो डिजाइन था एपरेटस का, जहां पे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है हमें उस डिटेल में जाने की जरूरत, हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि अभी एक्सपेरिमेंट किया था, बम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल से, और रिजल्ट जो था वो ये आया था सामने। अब वो रिजल्ट कैसे सामने आया, कैसे देखा, हमें इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, समझ में आई बात नहीं आएगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर इको वो करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, तो अल्ट्रासाउंड कहते भाई ये पत्थरी है इसके अंदर, अब ये इस पर ये कैसे डिजाइन आ गई जी, कैसे फोटो बन गया जी, थोड़ी कुछ हाँ भाई पत्थरी है, बात खत्म। और उसको वो आपको वो भी दिखा देगा, उसका क्या नाम है, फोटो क्या जो अल्ट्रासाउंड की जो बनती है फिल्म बनती है। अब इसमें ये फिल्म कैसे बनी, ये उस चीज से रिलेटेड नहीं है। तो जब उन्होंने कंपार्टमेंट की तो 3 मेन ऑब्जर्वेशन की। पहली ऑब्जर्वेशन में कहा था कैसे लिखनी है तुम्हें, मोस्ट है, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऐसे निकल गए जैसे रास्ते में कुछ है ही नहीं, पासिस थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव थे, प्रोटॉन पास में आता तो वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव को क्या करता है रिपेल करता है, तो पॉजिटिव के पास आता तो थोड़ा मुड़ जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो वो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ऐसे रास्ते में कुछ है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासिस स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी यानी नो डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। दूसरा मैंने क्या बोला था, सम, दूसरा वर्ड यूज करा था हमने, सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल एंगल। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता चला, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि इसके चारों तरफ फोटोग्राफिक फिल्म है, तो अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा तो उस इंप्रेशन सामने आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सामने घूम रहा है, 90% इंप्रेशन सामने आ रहा है, इसका मतलब है ज्यादातर पार्टिकल जो है मोर देन 90%, इसका मतलब है वो रास्ते में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए वो सामने इंप्रेशन आ गया, मतलब जाके टकराई फिल्म से, जब फिल्म से टकराएंगे तो फिल्म को उसका इंप्रेशन आ जाएगा। अब कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो यहाँ इस जगह पर उनका निशान आ रहा है, कुछ का यहाँ आ रहा है बहुत कम, कुछ का यहाँ आ रहा है, कुछ का यहाँ आ रहा है। तो यहाँ जो पार्टिकल जाएगा दातो स्ट्रेट रहा था, क्योंकि दे मूव इन फास्ट स्पीड स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ कैसे आ गया वो, इसका मतलब है वो डिफ्लेक्ट हुआ है।
क्या हुआ है वो, तो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए और उनके इंप्रेशन जो थे, उनके इंप्रेशन से पता चला कि ये रास्ते में मुड़ गए। क्यों कि जब वो पॉजिटिव पार्ट के पास पहुंचे तो पॉजिटिव ने उसको रिपेल करा, तो बजाय सीधे जाने के टर्न हो गए। ये हमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिखना सम ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल एंगल, ये समझ में मोस्ट स्ट्रेट निकल गए, तो ज्यादातर इंप्रेशन सामने मिले, कुछ के इंप्रेशन साइड में मिले, एंड वेरी फ्यू, थर्ड पॉइंट का क्या है, वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड टू अ लार्ज एंगल और डिफ्लेक्टेड बैक। यानी जो डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं वो ऐसे, ये यहां से गए और ये डिफ्लेक्ट हो गए, यहां से गए वापस आ गए, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब ये तो बहुत ज्यादा थे, ये उनके मुकाबले कम थे, और ये जो ज्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बहुत ही कम थे। उन्होंने एग्जाम्पल दिए 1 आउट ऑफ 12,000, 1 आउट ऑफ वो डिफ्लेक्टेड बैक। अब सिर्फ एक एटम 12,000 में से एक एटम डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो सॉलिड पार्ट है वो बहुत छोटा है। अगर बड़ा होता, भाई जैसे यहां सामने दीवार है, अगर एक पत्थर रखा हुआ है सॉलिड और आप बॉल फेंक रहे हैं, एक और दूसरी ऐसी ही दीवार है, वहां बीच में कोई भी पत्थर नहीं है तो सारे निकल जाएंगे, बॉल में दीवार बीच में कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे कहना चाहिए एक दीवार बनी हुई है और बीच में कुछ भी नहीं, सॉरी खाली है, तो आप जब पत्थर फेंकेंगे तो वो सारे के सारे पत्थर सीधे निकल जाएंगे। आप आंखें बंद करके पत्थर फेंक रहे हैं और एक पत्थर वापस आ रहा है, बाकी सारे निकल जाते हैं, तो आप क्या कंक्लूजन करेंगे कि जो बीच में जहां से वो पत्थर डिफ्लेक्ट हुआ है, जहां से वो बाउंस बैक हुआ है, वो एक ही पत्थर हुआ है, इसका मतलब वो जगह बहुत छोटी है। अगर बड़ी होती तो अब जैसे इस दीवार की तरफ पत्थर फेंके तो सारे के सारे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर इस दीवार में बहुत बड़ा होल कर दे और बीच में एक छोटा सा पत्थर रहने, तो हम फेंकेंगे आंखें बंद करके पत्थर, तो ज्यादातर तो सीधे निकल जाएंगे, लेकिन उस छोटे पत्थर की वजह से जो उससे टकराएंगे क्या होंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। कितने डिफ्लेक्ट करेंगे, छोटा सा पत्थर था, कितने डिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत सारे, एक ही करेगा, क्योंकि आप तो पूरी दीवार की रेंज में पत्थर फेंक रहे हैं। तो इससे पता चला कि जो सेंटर है जहां से डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बहुत छोटा है। बाद में इसके बेसिस पे उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन जब तक डिस्कवर नहीं होती, समझ लीजिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जो है, ये जहां पाए जाते हैं उसका नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? दैट पार्ट ऑफ द एटम वेयर प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड। उस हिस्से को उसने क्या कहा, न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ एटम का वो हिस्सा, वो भी एटम का हिस्सा है, लेकिन वहां कुछ है नहीं, सॉलिड चीज कोई नहीं है जिससे वो प्रोटॉन जो अदर पार्टिकल को रोक पाती। उस चारों तरफ के हिस्से को उसने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। क्या, यानी ये सेंटर है, इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ का जो हिस्सा था इसे क्या कहा गया है, क्या कहा गया इसे, एक्स्ट्रा या आउटर न्यूक्लियस, या ये पूरा एटम है तो वो हिस्सा जहां प्रोटॉन पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस है, एंड द एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा वहां पे प्रोटॉन नहीं है, मतलब हम दोनों डिफ्लेक्शन होता। ये बात समझ में आ रही है? अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक ही जगह अगर होते, सुन लो मेरी बात, भाई आप इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं वहां पे, कॉमन बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। जब वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होगा, दोनों एक ही जगह होंगे, तो क्या करेंगे, वो न्यूट्रल बन जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कहां रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जीरो हो जाता। इसका मतलब है प्रोटॉन जहां पर है वहां इलेक्ट्रॉन होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, जीरो चार्ज बन जाता। और डिफ्लेक्शन से पता हो रहा है कि चार्ज जीरो नहीं है। ये बात समझ में आया? तो द सेंटर ऑफ द एटम इज वेयर प्रोटॉन्स आर फाउंड कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड द पार्ट ऑफ द एटम अराउंड द सेंटर, उसको क्या कहा, नाम लिखा हमने, क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस या आउटर न्यूक्लियस। पहला न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी अगर उसको पार्ट में लिखे 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन द एटम, यानी पूरा एटम का जो साइज है वो कितना छोटा है, उससे 1,00,000 गुना छोटा, 10⁵ 1 लाख बनता है। कितने गुना छोटा न्यूक्लियस, पूरे एटम के साइज से 1,10,000 छोटा है। कितना छोटा है, यानी पूरा एटम कितना छोटा है,
और उसका जो न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन पाए जाते हैं वो कितना छोटा, अबाउट 10⁵ टाइम्स स्मॉल। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट, where protons are found, वो न्यूक्लियस, एंड द रीजन अराउंड द प्रोटॉन इन द एटम, एटम से हो रही है, उसको क्या कहा गया, यानी एटम का वो रीजन जहां जो प्रोटॉन के न्यूक्लियस के बाहर है, उसको नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। क्योंकि जहां न्यूक्लियस है उसके बाहर तो सब कुछ आ गया ना। अगर यहाँ एक प्रोटॉन है और उसके बाहर तो ये सारी सब कुछ आ गया, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं। एटम का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस को छोड़कर है, ये पूरा एटम था, इसका वो हिस्सा जो न्यूक्लियस को छोड़ के उसको क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये पहला पॉइंट। फिर उसके बाद साइज का है, एटम का जो साइज है उस न्यूक्लियस का वो कितना है, 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन, यानी छोटा, बिगर नहीं, स्मॉलर, पूरे एटम से, यानी पूरे एटम से 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है। तीसरा पॉइंट जो रदरफोर्ड ने निकाला, बताया, वो ये बताया कि पूरे एटम का मास और न्यूक्लियस का मास ऑलमोस्ट इक्वल है। जो एटम का मास है वही न्यूक्लियस का मास है। बात समझ में आती है भाई। आपने मिसाल के तौर पे एक हाथी है ना, उस हाथी का मास आपने नाप लिया, उसमें कोई चींटी नहीं बैठी हुई, वो मास मान लो आपका 100 टन निकलता है। अब उसमें 15-20 चींटियां आगे बैठ गई हाथी के ऊपर, तो मास का 101 टन हो जाएगा। क्या होगा मास, वही होगा ना अप्रोक्सीमेट, क्योंकि चींटियों का मास नेग्लिजिबल है। आप क्या नाम है, आप जाते हैं बार्बर की दुकान पे, कुछ बाल कटे वो कपड़ों पे लग गए, तो आप मोटे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, कि भाई जरा आप भारी हो गए हो तो बाल लग गए, तो वो बालों का मास नेग्लिजिबल। तो एटम का जो मास था, वो जो न्यूक्लियस का मास था, वही पूरे एटम का मास था। क्यों, क्योंकि मास कैरिंग पार्टिकल जिनका मास हम नाप मेजर कर सकते थे, जिनको मास हम दे सकते थे, वो कौन थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था। 1 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स है लेसर देन प्रोटॉन। 2000 टाइम्स लेसर। खुद प्रोटॉन कितना छोटा है, इसको 1 न्यू कर रहे हैं, और उससे 2000 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली कम मास। तो मास तो है लेकिन इतना कम है, तो हम उसको स्ट्रेट लैंग्वेज में क्या कहेंगे, नेग्लिजिबल। क्या बोलेंगे हम, नेग्लिजिबल मास। यानी इलेक्ट्रॉन का मास ऐसा है जैसे हाथी में बैठी हुई मक्खियों का मास। बात समझ में आया। तो कि पूरे न्यूक्लियस का मास, क्योंकि मास कैरिंग पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो सारे न्यूक्लियस में, तो जो न्यूक्लियस का मास होगा वही पूरे किसका मास होगा, एटम का। क्योंकि एटम में बाकी क्या है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन से, वो नेग्लिजिबल है। तो मास किसका हो, खाली न्यूक्लियस का। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ द एटम। पॉइंट समझ में आ गया है। कितने पॉइंट हो गए, एक बार नाम डिस्कवरी आ गई, प्रोटॉन न्यूक्लियस क्या है, उसके बाहर कैसे हो, क्या कहते हैं। दूसरा, न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है, न्यूक्लियस का साइज हो। दूसरा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो कितना है, 10⁵ टाइम्स। तीसरा पॉइंट क्या था कि न्यूक्लियस का मास, जो एटम का मास है, न्यूक्लियस का जो मास है अप्रोक्सीमेटली एटम के मास के बराबर है। चौथा, अब फिर तुम कहोगे सर ये कैसे, ये कैलकुलेशन से पता चलता है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए। भाई न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, न्यूट्रॉन को तो आगे पता चला, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां चले गए। तो उसके बारे में उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग राउंड द इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। उसने उनको ऑर्बिट कहा। क्या कहा उनको, ये मैं पीछे बना रहा हूं, ये उसने ऑर्बिट कहा। ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट में घूम रहा है एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे हमारे सोलर सिस्टम है। कि सेंटर में कौन है, सोलर सिस्टम में कौन है सेंटर में, सन। और जमीन तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है ना। तो जैसे प्लैनेट्स हैं वो सन के मुकाबले कुछ भी नहीं है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सन। उन्होंने कहा कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे सोलर सिस्टम।
से रिलेट इसलिए करते हैं कि दूसरा आदमी समझ सके, जो 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 उसने देखा हो। इसलिए जे थॉमसन ने क्या कहा कि कैसा है ये एटम, सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा एटम कैसा है, मार्बल जैसा ना, कंचे जैसा, जो कंचे होते हैं मार्बल जिसे कहते हैं, तो एटम क्या है, इनडिविजिबल है, मार्बल जैसा है। जैसे मार्बल होते हैं, मार्बल बड़ा होता है, एटम छोटा होता है। मार्बल को हम तोड़ सकते हैं लेकिन एटम इनडिविजिबल है, ये डाल्टन ने कहा था। मार्बल भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, गोल। जे थॉमसन ने कहा स्फेरिकल तो है लेकिन मार्बल जैसा नहीं है। इसके दो पार्ट है, इसका एक सॉलिड पार्ट है जो रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन की तरह है, और उसमें सीड्स हैं जो उसमें एम्बेडेड है, जो उसमें एम्बेडेड है। वो कैसे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। रेड एटम के एक हिस्सा वो है जो रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन तरबूज की तरह है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, जैसे तो सीड्स होते हैं, वो इस तरह के इलेक्ट्रॉन है। उसने ये मॉड्यूल दिया। दूसरा मॉड्यूल उसने कहा जैसे केक है, केक का जो सॉलिड पोर्शन है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच में जो वो लगे ड्राई फ्रूट्स, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। अब जे थॉमसन को भी कोई चीज से रिलेट करना था। उन्होंने कहा एटम का जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और जिस रास्ते से वो रोटेट कर रहे हैं उसने उनका नाम क्या दिया, ऑर्बिट। जैसे अर्थ का जो है सब सूरज के चारों तरफ के रास्ते से क्या बोलते हैं, अर्थ को ऑर्बिट कहते हैं, उन्होंने इसको ऑर्बिट कहा। विवाद समझ में आई। फिर ये भी पता लगाया कि भाई एक्सपेरिमेंट से जरिए कि जो पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसको के शेल नाम दिया। क्या नाम दिया उसका, उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। तो वो फॉर्मूला लगाया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे ना ऑर्बिट कैन एकोमोडेट, वो 2n² के बराबर है। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, लेकिन n अगर पहला ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी इंटू 1²। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ सकते हैं, तो दूसरे ऑर्बिट को क्या नाम दिया, जब n2 होगा इसको नाम दिया n, क्या तो नाम था n, और इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी, 8 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 से 8, 2 तो मामले में मल्टीप्लाई हो गई होगा। तीसरे ऑर्बिट को क्या कहा, दूसरे वाले को क्या कहा के, जब n3 था तो उसका नाम क्या था m, और उसकी वैल्यू कितनी निकली 2 इंटू 3², यानी कितनी 18। ये कैपेसिटी है। जैसे इस कमरे में कितनी क्या नाम है कुर्सियां आ सकती हैं, वो इसकी कैपेसिटी उतनी है, उतनी आ सकती हैं। हॉल होता है, भाई इस हॉल की कैपेसिटी 500 लोगों की है, तो इस खाने में 500 लोग होंगे हर दफा, कैपेसिटी 500 की है, 500 वो एकोमोडेट कर सकता है। शादी में आप देखते हो वो कम भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 ही हो सकता है 2 ही हो, तो कैपेसिटी में थोड़ी फर्क पड़ेगा। अगर किसी हॉल की 500 की कैपेसिटी है और एक आदमी वहां चला गया तो हॉल की कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी तो हाँ 500 से ज्यादा नहीं आ सकते, ये हम कह सकते हैं, जो कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो पहले शेल को, पहले ऑर्बिट को नाम दिया के शेल, उसको नंबर 1 था, उसका दूसरे को क्या नाम दिया एल, जिसे को क्या दिया एम, और उसकी कैपेसिटी का क्या रूल था 2n², एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब तुम पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे 2 शेल क्यों आते हैं, 2 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं पहले ऑर्बिट में, 4 कर दो, 5 कर दो, किसने रोका है भाई। आदमी यहाँ पे 2 आदमी खड़े हो सकते हैं, आप बीच के आसपास में दोनों में करीब करीब खड़ा कर लो, 2 की जगह 3 आ जाएंगे। तो सर 2 क्यों आ रहा है, 3 क्यों नहीं आ रहा है, 4 क्यों नहीं आ रहा है, बताओ। नहीं, क्योंकि सर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपल्जन कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन में 2 फोर्स है, एक आपस का रिपल्जन है और एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्यों है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज उनको बांधे रखता है। तो अब वो पॉजिटिव चार्ज है और आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो अगर दोनों पे सेम चार्ज है, तो अब इतना पॉजिटिव चार्ज जो रिपल्शन को इक्वेट कर दे, बराबर कर दे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तक तो वो दोनों वहां एडजस्ट हो जाएगा। 2 से ज्यादा अगर 3 इलेक्ट्रॉन हम चाहेंगे हो जाए तो वो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, वहां वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वहां पे उस रिपल्शन की वजह से वहां रुकेगा, दूर चले जाएगा। मतलब
2 तक तो पहले ऑर्बिट करना, 2 तक तो वो वहां पे एकोमोडेट हो जाएगा प्रोटॉन, लेकिन 2 से आगे करेंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा आपस का, और जब रिपल्शन बढ़ेगा तो जो स्पेस के अंदर है तो वहां थोड़ी देगा कि उसको कोई भार पकड़ के निकालेगा, तो खुद ही दूर भाग जाएगा रिपल्शन की वजह से। इसी तरह उसी अब तो डिस्टेंस बढ़ा दूसरे ऑर्बिट में तो और साइज बड़ा हो गया, ऑर्बिट बड़ा हो गया तो उसमें कैपेसिटी भी बढ़ गई। तो जब आप दूर दूर खड़े होगे, अगर रिपल्सिव पार्टिकल है, अगर आपको दूर दूर रखोगे तो जगह बड़ी है तो ज्यादा दूर दूर रख सकते हो, ज्यादा पार्टिकल आप रख सकते हो। बिल्कुल पास रखोगे तो जगह कम है, दूर दूर रखोगे तो जगह, तो सेकेंड ऑर्बिट में जगह बढ़ गई तो वहां पे कितने 8 तक आ सकते हैं, 8 होंगे ही नहीं, 8 तक आ सकते हैं। 8 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते? तो 8 से ज्यादा क्यों नहीं 9 10 करोगे तो वो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, वो वहां रुकेंगी नहीं। मैक्सिमम 8 तक रुक सकते हैं, उससे कम रुक सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने चौथा आखिरी पॉइंट क्या बताया कि नंबर ऑर्बिट की जो वो है कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिट, उसको कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? 2n² से। इस रूल के हिसाब से कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। कैन एकोमोडेट का मतलब हमेशा 2 होंगे ऐसा नहीं, 2 को एकोमोडेट कर सकता है। जैसे आपकी गाड़ी है, आप कुछ लोग खड़े हैं आपके फ्रेंड्स, आपने कहा 2 को हम एकोमोडेट कर लेंगे, तो इसका मतलब है 2 ही होंगे आपकी गाड़ी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 तक एकोमोडेट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते जब जगह 2 की। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दूसरे ऑर्बिट की कितने एकोमोडेट कर सकता है? 8 तक। तो 8 तक मैक्सिमम है, 8 से कम होंगे लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर एक और रूल उन्होंने निकाला कि आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में अगर कैपेसिटी ज्यादा की भी होगी तब भी 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, चाहे वो 5वां ऑर्बिट हो। अगर 5वां ऑर्बिट होगा और आउटर मोस्ट से हो, लेकिन उसके बाहर कोई और शेल नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5वें ऑर्बिट की? 50 हो जाएगी 2n² से, एंड 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इंटू 2 था, क्योंकि 2n² है ना 50। तो 5वें ऑर्बिट की कैपेसिटी 50 की है, लेकिन रूल ये अगर वो आउटर मोस्ट है तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर कैपेसिटी ज्यादा की हो, कैपेसिटी ही कम की है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो उतनी आएंगी जितनी कैपेसिटी। अब बात समझ रहे हैं? और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में ये भी उन्होंने डिफरेंट मेथड से पता लगाया कि अगर सेकंड लास्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी जो है वो 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। कैपेसिटी तो ज्यादा हो सकती है लेकिन एकोमोडेशन कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? आउटर मोस्ट में 8 का और सेकंड लास्ट में 18 का, अगर उनकी कैपेसिटी ज्यादा की तब। जैसे मतलब चौथा ऑर्बिट लास्ट और सेकंड लास्ट है, अब चौथा ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होगी? 32, लेकिन वो सेकंड लास्ट है। तो रूल ये कहता है कि कैपेसिटी तो 32 की, लेकिन कितने से ज्यादा नहीं होंगे? 18 से ज्यादा नहीं होंगे। ये उन्होंने डिफरेंट मेथड से पता लगाया। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। पहला पॉइंट, एटम का जो एटम के 2 पार्ट्स हैं, द दैट पार्ट ऑफ द एटम वेयर प्रोटॉन्स आर फाउंड, उसको क्या कहा? न्यूक्लियस, है ना। और उसके बाहर कैसे वो क्या कहा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस या आउटर न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस जो था वो क्या था? बहुत छोटा, उसका साइज बताओगे? न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन द होल एटम, 1 लाख गुना छोटा है। तीसरा, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ द एटम। क्यों? क्योंकि मास कैरिंग पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सब न्यूक्लियस में, तो जो न्यूक्लियस का मास होगा वही एटम का मास होगा। चौथा, ये इलेक्ट्रॉन्स आर, अब इलेक्ट्रॉन पे आ गए, इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। यानी जो रास्ता है एटम को उसे ऑर्बिट कहा, और वो कहां है? वो कहां पर है? वो न्यूक्लियस में। अब ये हो कि भाई रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर रुके हुए होते इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रुके हुए होते तो वो खत्म, उनको अट्रैक्ट कर लेता। इसलिए अगर अर्थ रुकी हुई होती तो बहुत पहले, करोड़ों साल पहले, वो सूरज से अट्रैक्शन थी, सूरज के अट्रैक्शन से आगे मिल जाती। जो फोर्सेस हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने 10th में पढ़ा फिजिक्स के चैप्टर में, कि रिवॉल्व करने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स और जो उसको दूर ले जाने वाली फोर्स वो बैलेंस होती है। अगर वो जीरो होता, अगर वो मूव नहीं कर रहा होता तो अर्थ कहां चली जाती?
न्यू सेंटर उसको कौन सॉरी सम उसको क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। बात समझ में आई नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, दैट इज द रीजन वो बैलेंस बना हुआ है। वेयर दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और उनके रास्ते को क्या कहा, ऑर्बिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिट को नाम दिया के एलिमेंट, पहला ऑर्बिट जो उसको के कहा है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि the capacity of the electrons in a given orbit is determined by the formula 2n². According to this formula, the first orbit can accommodate 2 electrons, second can accommodate और third 18. लेकिन last orbit cannot accommodate more than 8 electrons, cannot have more than 8 electrons. Accommodate तो ज्यादा कर लेगा, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। जैसे हमने एक रूल बना दिया क्लास के अंदर, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं खत्म कर रहा हूँ, कि हमने स्कूल में एक रूल आ गई थी, किसी क्लास में 25 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। एक रूल बना दिया कि भाई जो क्लासें 8वीं से लेके 6ठी तक है उनमें 25 से ज्यादा बच्चे नहीं है, 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। अब कमरा बड़ा है, 50 बच्चे आ सकते हैं, तो अकोमोडेशन ज्यादा की हो सकती है, लेकिन क्योंकि रूल बन गया तो अब उस रूल को फॉलो करना है। तो कितने बच्चे होंगे 8वीं क्लास में मैक्सिमम, जो 30 जो हमने ऑर्डर बनाया। 7वीं में कितने होंगे, वो भी 8 होंगे, तो 30 होंगे। 6ठी में कितने होंगे, क्यों 30 से ज्यादा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रूल है। अब हमने कहा 9वीं 10वीं 11वीं, इस 9वीं 10वीं इन 2 क्लासों में 25 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि 9th क्लास में कैपेसिटी ज्यादा की होगी, एकोमोडेशन ज्यादा का हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट कितने होंगे, 25 से ज्यादा नहीं होंगे। 6ठी में 8वीं तक 30 थे, 9 10 के कितने होगा 25 कर दिए, कि और कम कर दिए। 11 12 में बच्चे अच्छी तरह पढ़ सके और कम कर दिए, 11 12 में 20 से ज्यादा नहीं होंगे। जबकि कमरे की कैपेसिटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो इसी तरह कैपेसिटी अपनी जगह पर है, लेकिन जब उन्होंने निकाला डिफरेंट रूल्स को यूज करके, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, तो ये पता चला कि आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी 8 से ज्यादा की अगर है तो होने दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा, 8 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। रूल उन्होंने निकाला कैलकुलेट डिफरेंट मेथड से। और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं आएंगे। कैपेसिटी ज्यादा की हो सकती है, जैसे चौथा ऑर्बिट है, टोटल 5 ऑर्बिट है, तो चौथा ऑर्बिट सेकंड लास्ट हो गया, तो कैपेसिटी कितनी होगी उसकी 32 की फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन रूल आ गया कि अगर वो सेकंड लास्ट है तो कितने से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, अगर कैपेसिटी ही कम की है, मान लो 3 ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट जो है वो आउट सेकंड लास्ट हो गया। टोटल ऑर्बिट 3 है, तो तीसरा वाला आउटर मोस्ट हो गया, उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 18 की। लेकिन रूल है कि आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा, तो तीसरे ऑर्बिट अगर आखिरी ऑर्बिट है तो 8 से ज्यादा नहीं होंगे। दूसरा ऑर्बिट जो है उसकी कैपेसिटी कितनी की है, 8 की, है ना। अब वो कह रहा अब कैपेसिटी 8 की है, लेकिन हम कह रहे हैं दूसरे ऑर्बिट में सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये 18 वाला रूल वहीं अप्लाई होगा जहां पे कैपेसिटी ज्यादा की है। जहां कैपेसिटी ऑलरेडी कम है वो तो जितने कम जो कैपेसिटी उस हिसाब से आएगा। और सेकंड लास्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है, 8 की है, तो 18 सॉरी सेकंड लास्ट कह रहा हूँ, सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है 8 की। तो वहां 18 वाला रूल नहीं चलेगा। 18 वाला रूल कहां चलेगा कि अगर कैपेसिटी 18 से ज्यादा की होगी तो 18 से ज्यादा नहीं आ सकती। जैसे चौथा ऑर्बिट है, सेकंड लास्ट है, तो कैपेसिटी 32 की है, लेकिन कितने से ज्यादा नहीं होंगे, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। आई थिंक इट इज क्लियर।